हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी की परीक्षाओं में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस क्रम में आज ये 10वीं वीडियो है। इससे पहले इसकी 9 वीडियो आ चुकी हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में FLORA को DORII के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MUSIC को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोडिंग करना है। सबसे पहले 6, 12, 15, 18, 1, 4, 15, 18, 9 और 9। अब यहाँ पर देखिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो 6 से 4 हो गया, इसको अगर देखते हैं तो 6 से कितना हो गया, 4 मतलब +2 हो गया। यहाँ 12 से 15 हो गया, +3 हो गया। 15 से 18 हो गया, +3 हो गया। 18 से 9 यहाँ पर घट गया, तो अब 18 से अगर 9 हो गया मतलब 9 घट गया, तो यहाँ पर +2 +3 +3। अगर आगे +3 होता और लास्ट में +2 होता तो हम वो करते, लेकिन यह सीरीज नहीं बनेगी। अब हमको यहाँ पर कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। लास्ट वाले को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 4 है, यानी कि यहाँ पर +3 हो गया। 18 से इसको हम देखते हैं तो कितना है, यहाँ पर भी आपका 18 से 15 हो गया, मतलब -3 हो गया। 15 से 18 +3, 12 से 9 -3 और 6 से 9 +3। ये सीरीज हमको मिल जा रही है, यानी कि +3 -3 +3 -3। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर करना है। m का कितना होता है, 13 कोड होता है। यहाँ 21, 19, 9 और ये 3। तो 13 में हमको यहाँ पर इससे हम कर देते हैं, यहाँ वाला यहाँ पर लिखना है, यानी कि 3 में हमको 3 प्लस करके लिखना है 6। 6 किसका होता है, f का होता है। 9 में हमको 3 घटाना है, 6 आ गया, 6 f का होता है। अब ये आपका 19 है, 19 में हमको 3 ऐड करना है, तो 19 3 22 v का होता है। 21 में 3 घटाना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 18, 18 r का होता है। और 13 में आपको 3 क्या करना है, प्लस करना है, 16 p का होता है, यानी कि FFVRP यही आपका राइट आंसर हो गया। FFVRP ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर यह आकृति आपको प्रश्न में दी गई है। 4 ऑप्शन में से आपको यह आकृति ढूंढना है कि किस ऑप्शन में यह आकृति मिल रही है आपको। तो चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन में देख लीजिए, पहले ऑप्शन में यह आकृति मिल जा रही है। पहले ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो यह आकृति मिल रही है। दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है, यानी कि पहला ही आपका राइट आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आप ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में यह आकृति आपको दिख रही है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो यहाँ श्रृंखला दी गई, आप अंतर निकालेंगे। सबसे पहले इसका अंतर कितना है, 11 का अंतर है। इसमें अंतर कितना है, तो यहाँ 4 हो गया और 1, 14 का अंतर हो गया। यहाँ पर 1 और 2, 21 का अंतर हो गया। इसमें देखते हैं तो 90 है, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया और ये 8, 5 3 8, 34 हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपका 55 का अंतर हो गया। यहाँ पर कितने का अंतर हो गया, तो यहाँ पर आपका ये 45 और इसमें आपका 231, यानी कि यहाँ पर आप ये मान लीजिए 11 में से 5 गया 6 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 और 4 12, यानी कि 86 हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपका 9 हो गया और यहाँ 5 हो गया, 2 हो जाएगा और 1, 129 हो गया। यहाँ पर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो अब देख लीजिए 11 14 21, अभी यहाँ कोई सीरीज हमको नहीं मिल रही है। एक बार फिर से हम अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितना हो गया, तो इसका अंतर आपका मिल रहा है यहाँ पे 3, 11 3 14। इसमें अंतर कितना हो गया, 7 का। इसमें देखिए तो यहाँ पर आपका 3 और 1, यानी कि 13 का अंतर हो गया। इसमें 1 और 2, 21 का अंतर हो गया। इसमें 1 और यहाँ पे 5 3 8, 31 का अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 हो गया और 8 4 12, 43 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर 3 7 13 21 31 43। अब यहाँ पे 21 अगर नहीं आया था तो ये अभाज्य संख्याएं हमको मिल जाती, ये अभाज्य संख्याएं मिल जाती,
लेकिन यहाँ पे 21 आ रहा है। अभी आपको फिर से एक बार अंतर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 4 3 7 4 हो गया। यहाँ पर 7 और 6 13, 7 6 13 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 13 और 8, 13 8 21, यहाँ 8, यानी कि 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ एक सीरीज आपको मिल जा रही है। और 21 से 31 मतलब 10 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 12 हो गया। तो 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। 14 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 4 3 7 और 4 1 5। अब इस 5 को इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। तो 9 और 7 16, 1 हो गया। 12 5 17 और 1 18। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ जो हमको प्राप्त करना है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 6 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, और 3 1 4 1 5, मतलब 546 546। ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 546। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी सारे अंतर निकालने थे, दोनों में डिफरेंट करना था, तो इसलिए लंबा हो गया है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, तो अगले प्रश्न से आपको समय जितना बचा पाइए उतना बचा के आप दूसरे प्रश्न में लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, राजन का परिवार अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान पर, अपनी मासिक आय का 12% घर के किराए पर और अपनी मासिक आय का 8% चिकित्सा व्ययों पर खर्च करता है। शेष 18,000 की बचत करता है। राजन के परिवार की मासिक आय कितनी है? तो हम मान लेते हैं टोटल मासिक आय कितनी है, कुल आय 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो कुल आय कितना है 100 है। प्रतिशत नहीं लिखेंगे, प्रतिशत आप मानिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लिख भी सकते हैं 100%। अब यहाँ देखिए, उसने किराने पे कितना खर्च किया, किराने पे 60%, किराए पे घर के कितना खर्च किया, किराए पे 12%, और क्या कह रहा है, और चिकित्सा पर, चिकित्सा पर कितना खर्च किया 8% खर्च किया। तो जब सभी को आप ऐड कर लेंगे तो कितना खर्च किया उसने, तो 12 8 20 और 60, यानी कि सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 80। 12 8 20 और 60 कितना हो गया 80% उसने खर्च कर दिया। टोटल कितना था 100%, तो बचा कितना 20% बचा। अब शेष यहाँ पे कितना उसके पास पैसा बच रहा है, 18,000 बच रहा है। जो शेष है यानी कि निश्चित राशि की तुलना हम किससे करेंगे, अनुपातिक राशि से कर देंगे, यानी कि अनुपातिक राशि कितना है 20। बच कितना रहा है 18,000 रुपये उसके पास बच रहा है। यहाँ प्रतिशत में कितना बच रहा है, तो यहाँ 20% बच रहा है। तो बचत की तुलना हम बचत से करेंगे और जो निकालना है उससे हम गुणा कर देंगे। निकालना क्या है, निकालना है हमको 100, यानी कि कुल राशि, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। 20 पंचे 100 और 18 पच्चे 90, यानी कि कितना आ गया 90,000 हमारा राइट आंसर हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पर अगर हमसे पूछता कि किराने पर कितना खर्च कर रहा है, तो यहाँ ये चीज़ सेम ऐसे रहेगा, जो निकालना रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे। ये आपको पता चल गया, कुल आय 100 है, किराने पर उसने 60% खर्च किया, किराए पर 12% और चिकित्सा पर 8%। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुल आय पूछ लिया तो 100 से आपने गुणा किया। अगर आपसे पूछता किराने पर कितना खर्च किया है तो 60 से यहाँ पर गुणा कर देते, जितना आता वो इसका पूरा रुपया निकल गया आ जाता आपके पास। अब किराए पर कितना रुपये खर्च किया, यहाँ तो प्रतिशत में दिया है ना, अगर आपसे रुपया पूछता तो 12 से गुणा करते, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आप 12 से गुणा कर देते तो आपको किराए पर जितने रुपए खर्च किया होता वो निकल के आता। इसी तरह से अगर आपसे चिकित्सा पूछता तो यहाँ पर 8 से आप गुणा करते, ये चीज़ आपकी सेम रहेगी। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से हम कर देंगे और जो निकालना है उससे हम गुणा करेंगे। इसमें से कोई भी हमसे पूछ लेगा तो उससे हम गुणा कर देंगे और वो हमको राशि प्राप्त हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, लखनऊ का जो संबंध गोमती से है वही संबंध वाराणसी का किससे है? तो लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी बहती है। वाराणसी में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि पांचवे का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं और टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को 2 मिनट रोक लीजिए और इस पर आप अपना खुद का दिमाग लगाइए। तो कम से कम 3-4 तरीका आप अप्लाई करेंगे और अगर यह प्रश्न आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद आप वीडियो को देखिए। तो जो यहाँ पे तरीका आपको बताया जाएगा तो 4-5 तरीका आपने अप्लाई किया होगा और जो यहाँ पे तरीका बताया जाएगा वो सभी आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर वो भूलेगा नहीं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है,
3 16 26, 4 20 32, 6 28 और यहाँ पे क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, 16 का दूना कर रहा है, यानी कि 16 गुणे 2 कितना हो गया 32, और इसमें से इसका दूना करके घटा रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 करके घटा दे रहा है, कितना आ जाएगा 26। यानी इसका दूना कर रहा है और इसका भी दूना कर रहा है, दोनों में 2 से गुणा कर रहा है, लेकिन इसमें से इसको घटा दे रहा है। अब यहाँ देखिए 20 में जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40, और 40 में इसका दूना करके घटा दे रहा है, यानी कि 8 जब घटा देंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, 28 और गुणे 2 कितना आ जाएगा 56, और इसमें से 6 दूनी 12 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 4, यानी कि 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में POEM को 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में FILE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोड कर लेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 16, 15, 5 और 13, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 5 3 8 या 5 5 10, यहाँ इसको मिला दीजिए तो 20 हो गया, 20 10 30 6 36 और 36 और 3 39 10 49, यहाँ पर 63 है, मतलब नहीं होगा। यहाँ पे आपको दूसरा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अपोजिट को आप ऐड कर लीजिए, यानी इसका जो अपोजिट होता है उसके कोड को ऐड कीजिए। तो P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, और K का कोड होता है 11, O का अपोजिट L होता है, L का कोड 12 होता है, E का अपोजिट V होता है, V का कोड 22 होता है, और M का अपोजिट N होता है, N का कोड 14 होता है। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, तो देख लीजिए 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया, और 1 और 2 3 1 4 1 5 59 आ गया। यहाँ कितना है 63, यानी अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें, ये नज़दीक आ गया इसके, तो इसमें अगर हम +4 कर दें तो हमको 63 मिल जाएगा। अब यहाँ पर यही चीज़ करिए आप, तो यहाँ पर इसका अपोजिट यानी F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट होता है U, और U का कोड होता है 21। I का अपोजिट क्या होता है R, और R का कोड होता है 18, L का अपोजिट O, और O का होता है 15, और E का कोड क्या होता है, E का अपोजिट V होता है, V का होता है 22। सभी को आप ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 5 2 7, और या इसको आप ऐड 18 और ये 22 कितना हो जाएगा 40 हो गया, 40 और ये 40 20 60 61, 61 और 5 66 और 10 ये यानी कि 76। यहाँ पर आपने 4 ऐड किया था, 4 इसमें भी ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 80, यानी कि 80 आपका राइट आंसर हो गया। आपको ऐड करना है, आप किसी भी तरीके से ऐड कर लीजिए, बस आपको जल्दी से जल्दी ऐड करना है। 80 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 7वां ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो इस प्रश्न को आप देखिए यहाँ पर और इसके ऑप्शन को देखिए, यानी जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब कहे बनाने के लिए तो इसके ऑप्शन को भी आपको देखना है। चारों ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए। अब अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाते हैं तो टी ही बनेगा, टी ही बनेगा। चारों ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो इसके केवल इतना आपने किया और इसके हिसाब से आपके 2 ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गए, यानी कि केवल ए और डी ही हो सकता है, बी और सी ये तो नहीं हो सकता। अब इसके आगे आप जब ए और डी आपने पता कर लिया, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन कौन सा कॉमन नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए तीसरे स्थान पे यहाँ पर 9 का अपोजिट ए में दे रहा है और यहाँ 4 का अपोजिट दे रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ 9 है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पे क्या होगा 9 का अपोजिट होगा और ये इस तरह से बनेगा। और ये किस में बन रहा है, ये आपका ए में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको जब करना रहेगा तो आपके सामने यह प्रश्न भी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा। आप सीधे प्रश्न को देखिए, केवल ये देखा आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया वहाँ से, मतलब 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, 2 ही ऑप्शन बचे। फिर आपने देखा कौन सा कॉमन नहीं है, तो ये वाला कॉमन नहीं है, और किस में है इसका अपोजिट, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त प्रबंधकों को निरूपित करता है और वर्ग ईमानदार को निरूपित करता है। वृत्त किसको निरूपित कर रहा है, वृत्त प्रबंधक को निरूपित कर रहा है, ये प्रबंधक हो गए,
और वर्ग क्या हो गए, वर्ग ईमानदार हो गए, ये ईमानदार हैं। आगे कह रहा है आयत महिलाओं को निरूपित करता है और त्रिकोण ग्रामीण को निरूपित करता है। आयत जो है ये महिलाओं को निरूपित कर रहा है और त्रिकोण किसको निरूपित कर रहा है, त्रिकोण आपका ग्रामीण को निरूपित कर रहा है, ये ग्रामीण हो गए। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है जो उन ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को निरूपित करती है जो महिलाएं नहीं हैं, मतलब ग्रामीण हो, ईमानदार हो और प्रबंधक हो लेकिन महिला ना हो। तो महिला आपकी ये आयत वाली है, तो यहाँ पर ये इतना तो ऊपर आपका ये खत्म हो गया, इस लाइन के ऊपर जितने हैं ये तो खत्म हो गए। अब आपको देखना, और यहाँ त्रिभुज से नीचे जो है ये भी निकल गया, और ये आपका वृत्त जो है, वृत्त में ये आपका वृत्त से बाहर है ये भी निकल गया, और ये आपका वर्ग से बाहर ये भी निकल गया। बचा क्या, यही आपका 13 बचा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 13, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपसे कह रहा है कि महिलाएं ना हो, बाकी ईमानदार, ग्रामीण और प्रबंधक ये तीनों होना चाहिए। तो ऐसा कौन है, ऐसा केवल 13 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ कार ट्रेन है, यानी कुछ कारें ट्रेन हैं, तो यहाँ पे कार बना लीजिए, और कुछ कार क्या हो गई, ट्रेन हो गई, ये ट्रेन हो गए। दूसरा कथन कह रहा है कुछ ट्रेन ट्रैक्टर हैं, कुछ ट्रेन क्या हैं, ट्रैक्टर हैं, तो ये ट्रैक्टर हो गए, कुछ ट्रेन ट्रैक्टर हो गए। अब निष्कर्ष कह रहा है कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, और ट्रैक्टर और कार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, मतलब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा देखिए कह रहा है कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रेन कार हैं या कुछ कार ट्रेन हैं, मतलब दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कुछ ट्रैक्टर कार हैं। अब यहाँ देखिए पहले में कह रहा था कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, और तीसरे में कह रहा है कुछ ट्रैक्टर कार हैं, तो अब एक में कह रहा है नहीं है, एक में कह रहा है हैं, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, या तो वाली कंडीशन। तो देखिए या तो वाली कहाँ है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष 1 में कह रहा है कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, और उसके बाद निष्कर्ष 3 में क्या कह रहा है, कुछ ट्रैक्टर कार हैं, तो यहाँ पर या तो वाली कंडीशन अप्लाई होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है अथर्व का विवाह चेतना के साथ हुआ है। अथर्व का विवाह किसके साथ हुआ है, चेतना के साथ। यहाँ हम लिख लेते हैं अथर्व ये हो गए, और इनका विवाह हुआ है किसके साथ, चेतना के साथ, मतलब ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गए, और ये पति पत्नी है, तो हमने इस तरह का साइन बना दिया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो कि दिलीप की इकलौती बहन है, जो कि किसके लिए आया, चेतना के लिए आया। चेतना किसकी इकलौती बहन है, दिलीप की, तो ये अभी इसी जनरेशन में आ जाएगा, यानी कि दिलीप यहाँ पे आ गया, दिलीप इस जनरेशन में आ गया, ये प्लस हो गया। इसकी बहन कौन है, चेतना है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है मुकुल चेतना के दादाजी हैं। अब मुकुल जो हैं वो चेतना के दादाजी हैं, मतलब इनके यहाँ पर पिताजी होंगे, यहाँ पर इनके पिताजी होंगे, और इनके फिर पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन है, दादाजी। तो दादाजी कौन है, ये दादाजी है, इनका नाम क्या है, मुकुल। मुकुल ये कौन है, ये चेतना के दादाजी हैं, यहाँ हमने दादा लिख लिया, जिसे आप भूले मत, या इसको मिटा देते हैं, आप याद रखिएगा, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। मुकुल कौन है, मुकुल चेतना के दादाजी हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, नेहा का विवाह मुकुल के साथ हुआ है, यानी कि नेहा का विवाह इनके साथ हुआ है, तो नेहा इनकी पत्नी हो गई। नेहा कौन होगी, इनकी पत्नी हो गई, ये प्लस हो गए, और ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, और उनके 2 बेटे हैं, हार्दिक और भावेश, यानी कि नेहा और मुकुल के 2 बेटे हैं, हार्दिक और भावेश। और आगे कह रहा है कि हार्दिक अविवाहित है, तो भावेश जो होगा वो विवाहित होगा, यानी कि भावेश चेतना के पिता हो जाएंगे, ये भावेश ये चेतना के पिता हो जाएंगे, और हार्दिक इनका भाई हो जाएगा। ये अविवाहित और ये विवाहित हैं, और इन्हीं के लड़की कौन है, चेतना है। आगे क्या कह रहा है, अंजलि नेहा की बहू है। अंजलि जो है वो नेहा की बहू है, तो नेहा की बहू ये लड़का है, तो इनकी पत्नी कौन हो जाएगी, अंजलि, ये इनकी पत्नी हो गई, माइनस और ये प्लस, ये पति पत्नी हो गए। फिर आगे कह रहा है ज्ञान दिलीप और एकता का बेटा है, यानी कि ज्ञान जो है वो दिलीप और एकता, दिलीप यहाँ है, इनकी पत्नी कौन है, एकता, और इनका ये पति पत्नी, इनका बेटा कौन है, ज्ञान। ज्ञान दिलीप का बेटा है।
अब आपसे एक प्रश्न क्या कह रहा है, चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है। चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है, चेतना का संबंध हमको बताना है इससे। यानी ये दोनों कौन है, भाई बहन है, और भाई की ये क्या है, ज्ञान लड़का है, तो चेतना कौन हो जाएंगी, ज्ञान की बुआ हो जाएंगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यानी कि 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पे जो कई सारे जनरेशन दे दिए थे इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, तो इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है 8 मित्र P Q R S T U V और W किसी गोल मेज के परितः दक्षिणावर्त रूप से इसी क्रम में बैठे हैं। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एक गोल मेज है, ये गोल मेज आप बना लीजिए और यहाँ पे 8 मित्र को बैठा दीजिए। तो 4 हो गए, 6 और ये 8 हो गए, समान दूरी पर बैठे हैं दक्षिणावर्त, मतलब कि ये इस तरफ से बैठेंगे, ये किस क्रम से, क्लॉकवाइज ये बैठेंगे। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब आगे क्या कह रहा है, सभी एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि U उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठा है, यदि U उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख, अभिमुख मतलब उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो ये आपका उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया और ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। तो इधर मुख करके कौन बैठेगा, तो जब यहाँ बैठेगा तो इधर मुख करके बैठेगा, यानी U कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। और आपको बैठाना कैसे, एक स्थिति आपको दे दी और आपको कह रहा है सभी क्रम से बैठे हैं, किस क्रम से, क्लॉकवाइज। तो U के बाद कौन है, U के बाद V हो गया और V के बाद कौन है, W। अब जो बच रहे हैं उनको यहाँ लाइन से आप बैठा दीजिए, यानी P Q R S T U V W ये सभी दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज बैठ गए हैं। अब आपसे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तो दक्षिण दिशा की ओर कौन अभिमुख है। अभिमुख मतलब दक्षिण की दिशा की तरफ किसका मुंह है, यानी इस दिशा की तरफ किसका मुख है। तो जब यहाँ पे बैठेगा केंद्र की तरफ मुँह करके, तो इसका मुख किधर रहेगा, दक्षिण की दिशा की तरफ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यानी 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जो ये दे रहा है कि अभिमुख होकर, यानी कि जिधर मुख किया हुआ है, किधर मुख किया है। अब यहाँ आप नहीं कर देंगे, दक्षिण दिशा वाला आप बता देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि किधर दक्षिण दिशा की तरफ मुख किसका है, यहाँ अगर बैठेगा तो इसका मुख रहेगा उत्तर की तरफ। अब पहला जो आपने U बैठाया, U को अगर आप यहाँ बैठा देंगे तो इसका मुख किधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा क्या है पहली बार में कि U कहाँ बैठा है, U किधर मुँह करके बैठा है, उत्तर और पूर्व की तरफ मुँह करके बैठा है। तो इस मेन पॉइंट आपका इस प्रश्न का यही है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 2 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगी। यानी कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पासे का कॉमन रूल अप्लाई होगा। कॉमन रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4 और 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 और 6, इन दोनों में 4 और 6 कॉमन है। तो ये दोनों जब कॉमन हो जाएगा तो इनके अलावा जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 और 2 बच रहा है, मतलब 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, या 2 के विपरीत 5 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन रूल अप्लाई हुआ है, तो 2 कॉमन है, इनके अलावा जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर आपस में बदला जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 27 और 9 को बदलिए। तो 27 और 9 को बदल के देख लीजिए, यहाँ पर आप 9 कर दीजिए प्लस में 36 और यहाँ पर आप 27 कर दीजिए और इंटू 15 माइनस 24। अब इसको सॉल्व करने पे अगर आपका 57 आ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 36 और ये भागा है 27 और इंटू 15, तो 5 तियाँ 15 और 3, ये 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 नवा 27, 9 चौक 36 और 4 पंचे 20। यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करने में कितना आ गया, 20। अब 20 में से 9 को आप ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा और 24 घटाएंगे तो 57 नहीं आएगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है 27 और 24 को आपस में बदल दीजिए, यानी 27 के स्थान पे 24 रख दीजिए और 24 के स्थान पे आपको 27 रखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए,
तो यहाँ 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36 और 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पर हो गया 24 प्लस में 60 माइनस 27। तो 24 में से अगर 27 को घटाएंगे तो -3 हो गया, और उसके बाद 60 में से -3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 57। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अब आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है पत्तियाँ अनुपाते क्लोरोफिल समानुपाते रक्त अनुपाते क्या होगा। तो पत्तियाँ जिस प्रकार से क्लोरोफिल से संबंधित हैं उसी प्रकार से रक्त किससे संबंधित होगा। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। रुधिर का रंग यानी कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रक्त में आपके प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन रक्त का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 16वां, दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को P के ऊपर रखे जाने पर बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी आप इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको आप केवल 1-2 लाइन सॉल्व करके और ऑप्शन को देख के आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसका अगर आपने दर्पण प्रतिबिंब बनाया यहाँ पे तो कैसे बनेगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। क्यू का केवल आपने एक बनाया। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए। अब ये वाली आकृति ऑप्शन में आपको ए में भी नहीं दिख रही है, बी में भी नहीं दिख रही है, सी में दिख रही है और डी में भी नहीं दिख रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। कितना देर लगा, मुश्किल से 2 सेकंड, केवल आपको देखना ही था, ये भी आपको नहीं करना है। अगर आपको पता है इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा तो आपको ये भी नहीं करना था, आपको सिर्फ देखना था और आपका आंसर आ गया। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में TRICKY को CXLFQH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PICNIC को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। सबसे पहला काम आपका कोडिंग का ही होता है। तो 20 हो गया, 18, 9 ये आई है, 9, 3, 11 और ये हो गया y मतलब 25, यहाँ पर 3 और ये हो गया x मतलब 24, 12, 6, 17 और 8। अब देखिए यहाँ पर 20 से क्या हो गया, 3 हो गया, 18 से कितना हो गया, 18 से 24 हो गया। तो 20 से 3 का मतलब अगर आगे जाते हैं तो 20, 6, 26 और 3 मतलब 9, प्लस 9 हो गया, यहाँ पर प्लस 9 किया है। r मतलब 18, 18 से 24 हो गया, तो 18 और 6 24 यानी कि प्लस 6 हो गया। 3 यहाँ पर फिर 9 है, 9 से कितना हो गया 12 मतलब प्लस 3 हो गया, 9 3 12 हो गया। अब 3 से क्या किया है 6 मतलब प्लस 3, 11 से 17 प्लस 6 और 25 से 8, 25 1 26 और 8 उधर मतलब कि 9। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, पहले 9 6 3 फिर 3 6 9 इस तरह से ये कर रहा है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। P का कोड कितना होता है 16, 9, 3, 14, 9 और ये आपका 3। तो 16 में आपको 9 ऐड करना है, तो 16 9 कितना हो जाता है 24। 24 किसका होता है, तो 24 आपका कोड होता है x का। अब x देख लीजिए किसी ऑप्शन में आ रहा है आपका, तो x तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। 16 और 9 ऐड करना है, x नहीं होगा, 16 9 25 होता है, यानी कि यहाँ पे y होगा। 16 9 25 y होता है, यानी कि यहाँ पर y तो सभी ऑप्शन में है। अब इसके बाद O भी है और F, यानी कि यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। I 6 ऐड करना है तो 9 6 15 O का हो जाता है। 3 में आपको 3 ऐड करना है, 3 3 6 F का हो जाता है। 14 में आपको 3 ऐड करना है तो 14 3 17 किसका Q का हो जाता है। 9 में आपको 6 ऐड करना है, 9 6 15 O का हो जाता है। और 3 में आपको 9 ऐड करना है तो 9 3 12 L का होता है। 12 किसका होता है L का। तो YOF QOL, YOF QOL ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में TAPE को EPAT और LOVE को EVOL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NITIN को किस रूप में लिखा जाएगा। ये आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए E को इधर लिख रहा है, P को यहाँ, A को यहाँ और T को यहाँ। इसी तरह से यहाँ पर E को इसको यहाँ पे लिख रहा है, V को इधर, O को इधर, L को इधर। तो यहाँ भी आप ऐसे कर दीजिए, इधर से लिख दीजिए लाइन से
फिर ITI और N, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। NITIN देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, NITIN ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में आयत मजबूत को निरूपित करता है, वृत्त चमड़े को निरूपित करता है और त्रिभुज थैले को निरूपित कर रहा है। यानी कि त्रिभुज थैले को निरूपित कर रहा है और आयत ये मजबूत को निरूपित कर रहा है, यानी ये मजबूत है। और वृत्त किसको निरूपित कर रहा है, वृत्त चमड़े को निरूपित, ये आपका चमड़े को निरूपित कर रहा है। अब यहाँ पे वर्ग बचा हुआ है, वर्ग क्या कर रहा है, तो वर्ग लाल को निरूपित कर रहा है, ये लाल को निरूपित कर रहा है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत हैं लेकिन लाल रंग नहीं है। लाल रंग नहीं है, बाकी तीनों रहेंगे। तो लाल रंग नहीं है मतलब इसमें ये पूरा तो हट जाएगा, बाकी त्रिभुज में होना चाहिए और वृत्त में होना चाहिए और इसमें आयत में होना चाहिए। तो इन तीनों में कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, यही आपको यम दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यम, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 19वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोड कर लीजिए, ये हो जाता है 1, ये हो जाएगा 4, ये 9, ये 16 और ये 18। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये सभी वर्ग दिए गए हैं, ये सब आपके वर्ग हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, लेकिन ये 5 का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग ये नहीं है 18। तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा आर, यानी कि आर किस ऑप्शन में है, आर आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।